हेलो रितिका, कैसी हो? एक दिन सुनंदा ने अपनी बेटी रितिका को फ़ोन करके उससे उसका हाल पूछा। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? रितिका ने भी अपनी माँ से उसका हाल खैरियत पूछी। बेटा आ जाओ मिलने, बहुत याद आ रही है, सुनंदा ने बुझे से स्वर में कहा। अरे माँ, कुछ परेशानी है क्या? तबीयत तो ठीक है ना? सुनंदा आवाज़ से समझ गई थी कि माँ को कुछ परेशानी है, लेकिन सुनंदा ने यूं ही कहकर बात को टाल दिया। सुनंदा विश्वास बहुत ही सुलझी हुई महिला थी, घरेलू होने के साथ कामकाजू भी रही थी। एक अध्यापक की हैसियत से खूब नाम भी कमाया। उनके दो बच्चे रितिका और अविनाश अब शादीशुदा और अपने परिवार में मग्न थे। सुनंदा अब रिटायर्ड थी और पति की मृत्यु होने के बाद अब वह थोड़ी समाज सेवा करके खुद को व्यस्त रखने लगी थी। रितिका उनसे मिलने कभी कभी आ जाया करती थी। अविनाश की शादी कुछ महीने पहले हुई थी और उसकी पत्नी सुमेधा और वो दोनों ही नौकरी किया करते थे। जीवन खुशियों से भरा और अच्छे से चल रहा था, जो कि शायद बाहरी तौर पर दिखाई दे रहा था। लेकिन आज जाने क्या हुआ था जो उनका मन घबरा रहा था, और फोन पर उनकी आवाज़ सुनकर रितिका भी घबरा गई थी। माँ, आ तो सकती थी, लेकिन आपके दामाद को डेनमार्क में जॉब मिलने वाली है, तो शायद हम बाहर चले जाएंगे। ओह, बात तो खुशी की है, मगर तुम दूर हो जाओगी बेटा, सुनकर सुनंदा मायूस हो गई थी। अरे माँ, अभी नहीं जा रहे, लेकिन जाने से पहले आपने मिलकर ज़रूर जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। इतनी बात के बाद फ़ोन कट चुका था। उधर सुनंदा ये सुनते ही मायूस हो गई थी, जाने क्यों उसे रितिका से जल्दी ही मिलना था। उधर माँ की मायूसी भारी और बुझी बुझी सी आवाज़ अभी तक रितिका के कानों में गूंज रही थी। कुछ तो चक्कर है माँ, ऐसे तो नहीं रहती। रितिका सोच में डूबी हुई किचन का काम करती जा रही थी। अविनाश, अविनाश, अविनाश को आवाज़ देती हुई सुनंदा उसके कमरे में जा पहुंची थी, मगर कानों में कुछ ऐसे वाक्य पड़े कि जिन्हें सुनकर वहीं ठिठक गई थी और कदम उल्टे लेकर जाने लगी। मगर दिल ने गवारा न किया और उसकी थोड़ी वहीं रुककर सुनने की इच्छा होने लगी। जैसे ही वो दरवाजे के बाहर रुकी, तभी दरवाज़ा खुल गया। अरे मम्मी जी, आप यहाँ? बाहर निकली तो बहू सुमेधा सुनंदा को देखकर हकला गई थी और अपने भाव छुपाने की कोशिश कर रही थी। सुनंदा भी सामने सुमेधा को देखकर खिसिया गई थी। अरे, मैं अविनाश के पास आ रही थी, कुछ काम था, आवाज़ भी दी थी मगर उसे सुनाई नहीं दिया, मैं खुद ही यहाँ आ गई। बुलाना तो उसको ज़रा। सुनंदा ने सुमेधा को गौर से देखते हुए कहा। ओह अच्छा, मैं समझी, आप यहीं खड़ी थी। दरअसल ऐसा कहकर उसने सुनंदा के मन को भांपने की कोशिश की थी। कुछ सुना तो था सुनंदा ने, मगर अपने हाव भाव बहुत कुशलता से छुपा गई थी। आखिर अध्यापिका जो रही थी। नहीं नहीं, अभी अभी ही आई थी, सुनंदा ने सुमेधा के चेहरे को ध्यान से देख कर कहा। अरे मम्मी जी, वो तो फ़ोन पर बात कर रहे हैं, बाद में बात कर लीजिएगा। सुमेधा ने सुनंदा को उस वक्त टाल दिया। तभी से सुनंदा अनमनी हो रही थी और अब रितिका से ठीक से बात न हो पाने के कारण जी भी हल्का न हो सका। जाने ऐसा क्या सुन लिया था सुनंदा ने। उसके बाद सुनंदा अपने कमरे में जाकर अलमारी खोलकर कुछ ढूंढने लगी। सुनंदा 2 घंटे हो चुके थे कुछ ढूंढते हुए, मगर जाने ऐसा क्या था जो मिल नहीं रहा था और ज़रूरी भी था। थक हार कर सुनंदा माथा पकड़कर बैठ गई। उसे वो दिन याद आने लगे जब वो दोनों बच्चों को पालने वाली अकेली थी। पति की मृत्यु एक्सीडेंट के कारण 36 की उम्र में ही हो गई थी। पति सरकारी विभाग में कार्यरत थे और अब पेंशन भी आ रहा था, जिससे दिक्कत कुछ कम हुई। लेकिन खुद भी अध्यापिका की नौकरी करती थी, सो बच्चों के लिए समय निकाल पाना कठिन था। सारा समय घर की देखरेख और चिंताओं में निकल जाता था। दिन भर खट कर और मेहनत कर शाम को ही कुछ समय मिलता था। बच्चों को संस्कार देने में सुनंदा ने कोई कमी नहीं छोड़ी। तो फिर आज ऐसा क्यों हो रहा था? बस बैठी हुई यही सोच रही थी, मुझसे क्या कमी रह गई। सोचते हुए सुनंदा फपक पड़ी थी, जिसे सुमेधा ने कमरे में आते हुए देख लिया था और कुछ देर बाद ही अविनाश भी वहीं आ पहुंचा था। अरे माँ, क्या हुआ? ये सामान क्यों फैला पड़ा है और आप रो क्यों रही हो? सुनंदा ने अविनाश पर एक गहरी दृष्टि डाली और लंबी सांस लेकर होठ सिल लिए। सुनंदा के चुप्पी साधने पर सुमेधा ने अविनाश को दोबारा पूछने का इशारा किया। अरे माँ, बताओ तो, ये सामान क्यों फैला रखा है? मगर सुनंदा ने जैसे कुछ न बोलने का फैसला कर लिया था।
अविनाश ने सुमेधा की तरफ इशारा किया, जिसे सुमेधा समझी नहीं, तो अविनाश उसे बाहर आने का इशारा करके कमरे से बाहर निकल गया। अरे क्या हुआ अविनाश? सुमेधा ने पूछा। मुझे लगता है कि माँ ने सुन लिया है, अविनाश ने सुमेधा से कहा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, मगर अगले ही पल शांत रहकर बोली, हाँ तो समझने दीजिए, इनको करना भी क्या है। अविनाश अपने कमरे में वापस जा चुका था। दोनों को आपस में बात करते सुनंदा ने सुन लिया था और सुनकर उसके दिल पर जैसे बिजली आ गिरी थी। आज सुनंदा खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी और इसलिए उसको रितिका को फ़ोन लगा लिया था, मगर फ़ोन पर भी कुछ कह नहीं पाई थी। 3 दिन बीत चुके थे, मगर सुनंदा मन में चल रहे झंझावात को रोक नहीं पाई थी। उनको उदास देखकर अविनाश ने कई बार बात करने की भी कोशिश की, मगर सुनंदा की चुप्पी न तोड़ सका। माँ, मेरा प्रमोशन हो रहा है, लेकिन उसके साथ ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। आखिर अविनाश के मुंह पर वो बात आ ही गई जो सुनंदा ने सुन ली थी, मगर ऐसा कुछ और भी था जिससे सुनंदा अब भी दुखी थी। सुनंदा ने भी सुनकर बधाई तो दे दी, मगर मन की छटपटाहट चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। सुमेधा, अब तो मुझे पक्का लगता है कि माँ ने सुन लिया था, तो सुन लेने दो, हमें क्या? सुमेधा ने बेपरवाही से जवाब दिया। एक बार और सोच लो सुमेधा, अविनाश ने एक बार सुमेधा को समझाना चाहा। तुम चुप रहो अविनाश, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। अविनाश सुमेधा के आगे और कुछ न बोल सका। अगले दिन सुबह 4 बजे सुनंदा को कुछ आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई कराह रहा हो। सुनंदा नींद में थी, मगर फिर उसकी नींद टूट गई। कुछ देर तक सुनने के बाद उसने कमरे से बाहर निकल कर देखा, सुमेधा सोफे पर बैठी कराह रही थी और अविनाश पास बैठा हुआ था। अरे इसको क्या हुआ अविनाश? सुनंदा को उसे ऐसी हालत में देखते ही फिक्र होने लगी। मम्मी कुछ नहीं, यूं ही बस। अविनाश ने जैसे बात को टालना चाहा। अरे कुछ नहीं, क्या कुछ तो हुआ है, बताओ मुझे, सुनंदा ने झल्ला कर कहा। तो अविनाश ने एक बार सुमेधा की तरफ देखा। सुमेधा का इशारा देखकर अविनाश का चेहरा नीचे झुक गया। बोलते क्यों नहीं अविनाश, क्या छुपा रहे हो? सुनंदा ने चिल्ला कर कहा। तभी सुमेधा उठी और बाथरूम की तरफ भागी। सुनंदा भी उसके पीछे पीछे बाथरूम में गई और वहां जाकर देखती है कि सुमेधा जोर जोर से उल्टियां कर रही है। सुनंदा ने जल्दी जल्दी उसकी पीठ को सहलाना शुरू कर दिया, मगर सुमेधा बार बार सुनंदा का हाथ झटक रही थी। देखकर भी सुनंदा ने उस समय सिर्फ मदद करना ही उचित समझा। आखिर वो उसकी इकलौती बहू जो थी। अविनाश, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से, सुमेधा ठीक नहीं लग रही। सुनंदा ने सुमेधा को उल्टी करने के बाद बाहर लाकर सोफे पर बैठाते हुए कहा। अरे माँ, इस समय डॉक्टर कहाँ मिलेगा? अविनाश जैसे सुनंदा का कहा कुछ करना ही नहीं चाहता था। मुझे कुछ नहीं सुनना, नहीं मिलेगा तो भी इसको अभी हॉस्पिटल लेकर चलो। इस बार अविनाश ने सुमेधा के इशारे को अनदेखा कर हॉस्पिटल फ़ोन कर दिया और बाहर जाकर गाड़ी निकाल ली। इस बार सुमेधा कुछ न बोल सकी और उसको सुनंदा के साथ जाना ही पड़ा। सुनंदा मन ही मन सोच रही थी, शायद सुमेधा प्रेग्नेंट है और मुझे ही नहीं बताया जा रहा है। कुछ देर में वह पहुंचकर सुमेधा को डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने चेकअप करते ही खुशखबरी दे दी, जिसका अंदेशा सुनंदा को भी हो रहा था। सुनंदा सुनकर बहुत खुश हुई और इसके बाद सुमेधा को दवा दिलाकर सब घर वापस आ गए। 3 दिन से जो सुनंदा परेशान थी, वो अब दादी बनने की खबर से बहुत खुश नजर आ रही थी। अविनाश, ये अच्छा नहीं हुआ, मैं इनको बताना नहीं चाहती थी, सुमेधा ने बिस्तर पर लेटे हुए कहा। चलो कोई बात नहीं सुमेधा, एक दिन तो पता चलना ही था। नहीं, मुझे इनकी परछाई भी नहीं चाहिए अपने बच्चे पर। जाने क्यों सुमेधा सुनंदा से इतनी नफरत करती थी, ये अविनाश भी नहीं समझ पा रहा था, मगर फिर भी सुमेधा का साथ दे रहा था। अविनाश के ट्रांसफ़र का समय पास आ रहा था, मगर सुनंदा के लाख पूछने पर भी अभी तक उसने तारीख नहीं बताई थी। ऐसे कैसे होगा सुमेधा, बताना तो पड़ेगा न, अविनाश ने सुमेधा से कहा। हाँ, जाते समय बता देंगे, सुनंदा ने अलमारी में कपड़े रखते हुए कहा। अरे वो भी तो हमारे साथ चलेंगी, अविनाश ने सुमेधा से कहा। मुझे नहीं ले जाना है, मैंने कह दिया अविनाश। सुमेधा इस बात के लिए तैयार ही नहीं थी। अविनाश चुप रह गया, शायद वो भी सहमत था या फिर सुमेधा के आगे बोल न सका। एक दिन सुबह सुबह सुनंदा सोकर उठी तो उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो हैरान रह गई। दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसने बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दी, मगर कोई नहीं आया। जाने दोनों कहाँ चले गए। सुनंदा अंदर कमरे में बंद परेशान हो रही थी। उसने जल्दी से अविनाश को फ़ोन लगाया, मगर उसने फ़ोन नहीं उठाया।
बाद में सुमेधा को भी लगाया, लेकिन उसने भी फ़ोन नहीं उठाया। अब सुनंदा को चिंता होने लगी और उसने रितिका को फ़ोन लगाया। बेटा, जाने क्या हो गया है, मुझे किसी ने कमरे में बंद कर दिया है और कोई खोल नहीं रहा। क्या आप कमरे में बंद हो? मगर क्यों? किसी को बुलाया क्यों नहीं? रितिका ने फ़ोन पर हैरानी से पूछा। हाँ बेटा, 1 घंटे से आवाज़ दे रही हूँ मगर कोई आ ही नहीं रहा। अविनाश भी नहीं आया और वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा। सुनंदा की परेशान आवाज़ से रितिका भी परेशान हो गई थी। रुको, मैं करके देखती हूँ। रितिका ने सुनंदा का फ़ोन काट कर अविनाश को कई बार फ़ोन मिलाया, मगर इस बार भी अविनाश ने नहीं उठाया। कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा सोचते हुए रितिका ने सुनंदा को सब्र रखने को कहा और कहा कि वो आ रही है। इसके बाद रितिका खुद गाड़ी ड्राइव करके सुनंदा के घर के लिए निकल पड़ी। 1 घंटे का रास्ता तय करके जब वो वहाँ पहुँची तो घर के मेन गेट पर ताला लगा देखकर उसकी हैरानी की सीमा नहीं रही। ये क्या चक्कर है? अब रितिका सोच में पड़ गई थी, लेकिन उसे अपनी माँ को भी जल्दी से बाहर निकालना था। वो ताला खोलने वाले के पास जाकर उसे लेकर घर आई और ताला खुलवाया। जैसे ही सुनंदा के कमरे का ताला खुला तो सुनंदा रितिका के गले लग गई। फिर उसे कुछ ख्याल आया और वो अविनाश के कमरे की तरफ भागी, मगर वहाँ किसी को न देखकर सुनंदा धम्म से सोफे पर बैठ गई और जैसे सुन्न पड़ गई। मम्मी मम्मी, रितिका आवाज़ दे रही थी, मगर जैसे कानों तक पहुँच ही नहीं रही थी। इतना तो रितिका समझ गई थी कि सुमेधा और अविनाश सुनंदा को छोड़कर चले गए थे, मगर इसके पीछे की कहानी वो सुनंदा से जानना चाहती थी और इसलिए सुनंदा के सामान्य होने का इंतज़ार करने लगी। उसने उसको चाय बना कर दी और खुद भी लेकर बैठ गई। सुनंदा के थोड़ा सामान्य होने के बाद रितिका ने पूछा तो सुनंदा फपक पड़ी। रितिका ने माँ को गले से लगाकर कहा कि मुझे सारी बात बताइए, और तब सुनंदा ने कहना शुरू किया। बेटा, एक दिन मैं अविनाश के कमरे की तरफ जा रही थी तो अंदर से कुछ आवाज़ आई। अविनाश सुमेधा से कुछ कह रहा था। सुमेधा ने कहा उससे कि आप मम्मी की एफडी रख लो, यहाँ से जाने के बाद काम आएंगी। उन्हें क्या करना है उनका, सब हमारा ही तो है, लेकिन उन्हें बताना मत। और तभी अविनाश ने कहा कि वो पहले से ही रख चुका है। उसके बाद मैंने अपनी अलमारी को खंगाला तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही सरक गई। अविनाश ने वाकई एफडी के पेपर्स निकाल लिए थे। बुरा मुझे ये लगा कि उसने चोरी की और मुझसे बताया तक नहीं। सुमेधा भी यही चाहती थी। ये भी दुख था बेटा, सुमेधा प्रेग्नेंट है, ये भी मुझे बताना नहीं चाहती थी। अविनाश का ट्रांसफ़र होने वाला था। मुझे लगा कि शायद इसलिए उस दिन दोनों जाने की बात कर रहे थे। मुझे तो यही पता था कि हम सब लोग साथ चले जाएंगे, मगर उसने मेरे पूछने पर भी जाने की तारीख मुझे नहीं बताई और अब मुझे घर में अकेले बंद करके चले गए। बेटा, मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई थी, कहाँ गलती हो गई मुझसे। उसके बाद सुनंदा का रोना नहीं रुका। रितिका सुनंदा के मुंह से ये सारी कहानी सुन बहुत चक्की रह गई थी। तभी ये लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। ये कहते हुए उसने उसी समय मौका मिलते ही सुमेधा को सबक सिखाने का फैसला कर लिया और अपनी माँ को अपने साथ अपने घर ले गई। उधर सुमेधा और अविनाश ने ये बिना सोचे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, वो दोनों बहुत खुश हो रहे थे। अब तुम्हारी माँ की किटकिट बंद, जब देखो पीछे पड़ी रहती थी। सुमेधा ने नए घर में अविनाश के आगे चेयर रखते हुए कहा। वो तो ठीक है सुमेधा, मगर दीदी क्या सोचेंगी हमारे बारे में। उनका बार बार फ़ोन भी आ रहा था, माँ अभी तक बंद होंगी। अविनाश सोच में पड़ गया था। उन्हें तो दीदी ने आकर खोल दिया होगा, तभी तो दीदी का कॉल आ रहा था। अरे दीदी को एक दिन फ़ोन करके मैं सब समझा दूंगी, तुम चिंता मत करो, सुमेधा ने लापरवाही से कहा, क्योंकि उसे कहाँ किसी की चिंता थी। दिन यूं ही गुजरने लगे और दोनों ने अपनी माँ को सुध लेने की न तो कोशिश की और न ही सुमेधा से रितिका की बात हुई। उसका चौथा महीना शुरू हो गया था, लेकिन डॉक्टर ने उसकी नाजुक स्थिति देखकर आराम करने की सलाह दी। इसके लिए अब उसे घर में किसी के साथ की ज़रूरत थी और इसलिए उसने अपनी माँ को फ़ोन किया। माँ, कुछ दिन यहाँ आ जाओ मेरे पास, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। अच्छा, तो तुझे मेरी याद आ ही गई, लेकिन समय नहीं है क्योंकि यहाँ तेरी भाभी बीमार है। और हाँ, तेरे पास तेरी सास नहीं है क्या? सुमेधा की माँ ने उससे उसकी सास के बारे में पूछा। माँ, वो आई ही नहीं हमारे साथ, उन्होंने आने से भी मना कर दिया और अब आप ही आ जाओ, सुमेधा ने साफ झूठ बोल दिया।
अच्छा ठीक है, देखती हूँ। इसके बाद फ़ोन कट गया। कुछ दिन बीते मगर सुमेधा की माँ ने कोई खबर नहीं की। सुमेधा फ़ोन का इंतज़ार करने लगी थी। एक दिन फ़ोन आया मगर उधर से माँ का वाक्य सुनकर हैरान रह गई। बेटा कितनी बदनसीब हूँ मैं, बहू यहाँ कमरे में बंद करके तेरे भाई के साथ चली गई और अब बाहर तक आवाज़ नहीं जा रही। मेरा दम घुट रहा है बेटा। सुमेधा की माँ ने रोते हुए कहा तो सुमेधा घबरा गई। माँ तुम चिंता मत करो, मैं अभी कुछ करती हूँ। आप अपना ख्याल रखना माँ। कुछ सोचते हुए सुमेधा ने रितिका को फ़ोन लगा दिया। बड़े दिन बाद याद आई भाभी। बोलो, रितिका ने ताना दे डाला। दीदी हेल्प चाहिए, मेरी मम्मी को कमरे में भाभी ने बंद कर दिया है, प्लीज़ आप जाकर खुलवा दीजिए, उनका दम घुट जाएगा। सुमेधा की बात सुनते ही रितिका बोल पड़ी। ओ, जैसे तुमने मेरी माँ को बंद किया था। घुट जाने दो दम, जैसे मेरी माँ का घुटा था और तुमने आज तक खबर भी नहीं ली थी। सुमेधा सुनते ही सन्न रह गई मगर आगे बोली, दीदी उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन अभी प्लीज़ आप मम्मी को कमरे से बाहर निकाल दीजिए। रितिका ने जैसे कहा तो सुमेधा फ़ोन पर ही रोने लगी। दीदी सॉरी, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मेरे पास किसी और का फ़ोन नंबर भी नहीं है जो घर जाकर ताला तोड़ दे, और भाई भाभी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। सुमेधा बोल रही थी लेकिन रितिका ने बीच में ही फ़ोन काट दिया। सुमेधा के पास तब तक अविनाश भी ऑफिस से आ चुका था क्योंकि सुमेधा ने उसे भी मम्मी के बंद होने की जानकारी दे दी थी। इतनी देर में सुमेधा की माँ दोबारा फ़ोन कर चुकी थी। बेटा जल्दी कुछ करो, मुझे घबराहट हो रही है। सुमेधा रो रो कर बेहाल थी। अविनाश को भी समझ नहीं आ रहा है कि किससे मदद मांगे। मम्मी हार्ट पेशेंट है, कहीं अटैक ना आ जाए, कहकर सुमेधा रोने लगी थी। ऐसी हालत में उसको रोता देखकर अविनाश ने उसकी माँ के पास जाने का फैसला किया और कार निकाल कर सुमेधा को लेकर निकल पड़ा। 3 घंटे का सफ़र था जिसे अविनाश ने जल्दी जल्दी 2 घंटे में तय कर दिया और पूरे रास्ते सुमेधा को दिलासा देते रहा। रास्ते में सुमेधा ने माँ को फ़ोन भी किया था मगर अब उनका फ़ोन उठना बंद हो गया था, जिससे सुमेधा की चिंता बढ़ती जा रही थी। 2 घंटे के बाद दोनों घर के बाहर खड़े थे मगर गेट खुला देखकर हैरान थे और दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। सुमेधा जल्दी से कदम बढ़ाकर माँ को आवाज़ देते हुए अंदर पहुँच गई मगर अंदर का नज़ारा हिला देने वाला था। अविनाश की माँ और सुमेधा की माँ साथ में बैठे हुए थे और साथ में रितिका भी थी। सुमेधा को सामने देखते ही उसकी माँ ने आगे बढ़कर उसे जोरदार तमाचा मारा। माँ, सुमेधा दर्द से कराह उठी और अपने पेट पर हाथ रख लिया। तभी अविनाश की माँ ने भी उठकर अविनाश को थप्पड़ जड़ दिया जिससे अविनाश बिलबिला कर रह गया। धिक्कार है ऐसी औलाद पर, सुमेधा की माँ ने सुमेधा की तरफ देखकर कहा। सुमेधा, जब तूने मुझे कहा कि तेरी सास ने आने से मना कर दिया था तो मैंने इन्हें ही फ़ोन लगाया और मगर इनकी बातें सुनकर तो मैं हैरान रह गई। और फिर रितिका ने तुझे सबक सिखाने के लिए ये सब नाटक रचा। अगर अविनाश भटक गया था तो उसे रास्ते पर लाना तेरा ही काम था, मगर उसे भटकाया भी तूने ही। तुझे शर्म नहीं आई? शुक्र है मुझे तेरी जैसी बेहया निर्लज्ज बहू नहीं मिली। लानत है ऐसी औलाद पर। सुमेधा ने तुरंत अपनी माँ से माफ़ी मांगना शुरू किया तो उसकी माँ ने सुनंदा की तरफ इशारा करके कहा, माफ़ी मांगना है तो इनसे मांगो, तुम इनके कसूरवार हो। इसके बाद सुमेधा सुनंदा के कदमों में गिर गई। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया, मैं आपकी गुनाहगार हूँ। सुमेधा बिलक बिलक कर माफ़ी मांग रही थी। अविनाश ने भी पास आकर अपनी माँ से माफ़ी मांगी और हाथ जोड़े खड़ा रहा। पहले तो सुनंदा दोनों से पीठ घुमाए खड़ी रही मगर बाद में उसे सुमेधा की हालत पर तरस आ गया। कोई बात नहीं बेटा, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, इस हालत में रोया नहीं करते। इतना कहकर सुनंदा ने सुमेधा को गले लगा लिया। रितिका ने भी पास आकर सिर पर प्यार से हाथ फेरा। इसके बाद सब खुशहाल परिवार जैसे रहने लगे। आशा है यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।